इस अध्याय में हम जानेंगे कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं और संपूर्ण समाधान व्यवस्था में उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। समाज में 4 प्रकार के कार्य या कर्म होते हैं: कृषि कर्म, वाणिज्यिक कर्म, प्रशासनिक या सेवा कर्म और शासनिक या नेतृत्व कर्म। वास्तव में यदि देखें कि सांस्कृतिक सुख पैदा कैसे होते हैं, यदि ये हम जान गए तो व्यवस्था बनाने की कुंजी भी हम सरलता से समझ सकेंगे। जब कोई मनुष्य किसी कर्म को सफलतापूर्वक संपन्न करता है तो उस कर्म से संबंधित भोग का निर्माण होता है और उस भोग के ज्ञान, निर्माण और उपभोग को ही सुख के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ जितने भी कर्म सफलतापूर्वक संपन्न किए जाते हैं वो सभी अपने से संबंधित भोगों का निर्माण करते हैं और वे भोग ज्ञान, कर्म और उपभोग के रूप में भोगे जाते हैं। उन्हें भोग कर हम विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमारे सुख कर्मों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए बनने वाली नई व्यवस्था में ये ध्यान रखना होगा कि कर्मों का निर्धारण हमें इस प्रकार से करना होगा जिससे उनकी सफलता निश्चित हो सके। आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए एक निश्चित योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, कौशल और रुचि, इन 5 कारकों की जरूरत होती है। इन 5 कारकों में से जिस भी कारक की कमी या अनुपस्थिति होगी, कार्य की सफलता उतनी ही अनिश्चित होती जाएगी और हो सकता है कि उस कर्म का परिणाम सुख की जगह दुख पैदा कर दे। कर्म जितना ज्यादा संवेदनशील होगा, इन 5 कारकों की मात्रा उतनी ही अधिक चाहिए होगी। यानी कि हमें पहले कर्मों का वर्गीकरण करना होगा और ये जानना होगा कि किस तरह के कर्म के लिए हमें ये 5 कारक कितनी मात्रा में चाहिए। फिर उसी आधार से कर्मों का निर्वहन करने के लिए लोगों को देना होगा। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। यदि हम वाहन चालकों का उदाहरण लें, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोटर कार, बस, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आदि। अब साइकिल के चालक को देखें कि साइकिल चलाना सीखने के लिए बहुत हल्का सा ज्ञान और थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है और खतरा भी कम है। यदि साइकिल की दुर्घटना होती है तो नुकसान ना के बराबर ही होने की आशंका रहती है। आदमी को भी चोट अधिक नहीं लगती और साइकिल भी अधिक महंगी नहीं होती। रिक्शा चलाना सीखना थोड़ा ज्यादा कठिन है बजाय साइकिल के और दुर्घटना पर ज्यादा क्षति की आशंका रहेगी। इसी प्रकार मोटरसाइकिल चलाना सीखना और भी ज्यादा कठिन है और दुर्घटना होने पर दोनों सवारी की मृत्यु तक हो सकती है और मोटरसाइकिल भी महंगी होती है साइकिल या रिक्शे से। मोटर कार सीखना और भी कठिन है और दुर्घटना होने पर 5 सवारियां तक अपनी जान से हाथ खो सकती हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बस चलाना सीखना और भी जिम्मेवारी भरा है। इसकी दुर्घटना पर 60 सवारी तक मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। फिर रेलगाड़ी जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं। हमें इसी प्रकार सभी जिम्मेवारियों के बारे में समझ लेना चाहिए कि कौन सा कार्य कितना ज्ञानपरक और संवेदनशील है। उचित प्रकार की योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, कौशल और रुचि से संपन्न व्यक्ति को ही उस कर्म का उत्तरदायित्व देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं तो देर सवेर उसके परिणाम में दुख आ ही जाएगा। हम बच नहीं सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सब काम सभी को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर यहाँ ये समझना आवश्यक है कि स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, परंतु यदि वह आदमी 5 कारक पूरे कर पाता हो तो, नहीं तो संसार में दुर्घटनाओं का अंबार लग जाएगा। कोई भी भोग उच्च गुणवत्ता वाला नहीं बनेगा। इससे सुख पैदा नहीं होगा बल्कि दुख पैदा होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए कि बिना संपूर्ण योग्यता के भी मुझे उस कर्म का संपादन करने को दिया जाए। ये बहुत ही हानिकारक होगा सभी के लिए। और वैसे भी हम तो अपनी रुचि का कर्म ही करना चाहेंगे, और जब हमें हमारी रुचि का ज्ञान मिल रहा है, हमारी रुचि का प्रशिक्षण मिल रहा है, सभी कर्मों का वेतन भी समान ही रहेगा। समान वेतन के प्रभाव से सभी कर्मों का मान बराबर ही हो जाएगा। तो हम कोई दूसरा कर्म करना ही क्यों चाहेंगे? बिना रुचि वाले कर्म करने में तो हम वैसे भी दुख का अनुभव ही करेंगे। तो जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सबको सारे कर्म करने को दिए जाने चाहिए, वो वास्तव में ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ कर्म आराम वाले, अधिक आय वाले और अधिक आय होने से अधिक सम्मान देने वाले होते हैं समाज में, और यदि सबको उन्हें करने का अवसर नहीं दिया जाएगा
तो वे लोग सम्मान से वंचित रह जाएंगे, जिस कारण वे दुखी होंगे। मैं इस बारे में उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि सभी कर्मों का मान एक समान कर दिया जाए, फिर ये समस्या नहीं बचती और मान तय होता है जीवन स्तर से। जिसका जीवन स्तर कम होता है उसका मान भी कम, और जिसका जीवन स्तर अधिक उसका मान अधिक होता है। तो ये तो इस नई व्यवस्था में समस्या होगी नहीं, क्योंकि सभी कर्मों का मान समान होने से सभी का मान समान ही होगा। अब आप कह सकते हैं कि कुछ कर्म तो कम वेतन होकर भी अधिक मान वाले होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि आप कुल मिलाकर देखें तो वेतन का अर्थ वो ही नहीं होता जो कि धन के रूप में आपको मिलता है, बल्कि उस पद के कारण जो भी लाभ आपको मिलते हैं उन्हें भी वेतन ही समझना चाहिए। ऐसा समझने से अब हम समझ सकते हैं कि हमारा मान इस बात से तय होता है समाज में कि हम किस स्तर का जीवन प्राप्त कर पा रहे हैं। और इस नई व्यवस्था में तो सभी का जीवन स्तर समान होगा और सर्वाधिक होगा। इससे मान सम्मान की समस्या का निराकरण हो जाएगा। एक बात तो हो गई कि कर्मों का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए। अब दूसरी बात कि इन कर्मों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जो भोग प्राप्त होंगे उनका वितरण समाज में किस प्रकार हो कि पूरे समाज तक हर वो भोग सबकी इच्छानुसार आसानी से सभी के पास पहुंच जाए। ये जानने के लिए कि किसको किस भोग की इच्छा है या मांग है, या कौन क्या भोग चाहता है, उसके लिए मैं ऊपर ही लिखाया हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल के अंतर्गत सभी अपनी इच्छानुसार भोगों की मांग कर सकेंगे और पा सकेंगे। राष्ट्रीय आजीविका नीति। अब राष्ट्रीय आजीविका नीति को समझें, जिसमें योग्यता, क्षमता, कौशल, गुणवत्ता और रुचि के अनुसार ही सभी को कोई एक आजीविका उसके कर्म के रूप में निश्चित रूप से दी जाएगी। यदि किसी कारणवश सरकार आजीविका नहीं दे पाती है किसी को, तो भी वो उसको समान जीवन स्तर देगी। बच्चों का 25 वर्ष तक पूरा खर्चा सरकार ही देगी। घर में कार्य करने वाली पत्नी या पति को भी सरकार ही समान जीवन स्तर देगी। सभी बीमार, अयोग्य और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों का जीवन स्तर भी समान ही होगा, अर्थात सभी का जीवन स्तर एक समान ही होगा। यानी कि कोई भी आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, सीधे सरकार से ही होगा सबका आर्थिक प्रबंधन। सभी का जीवन स्तर समान ही रहेगा। आजीविका के प्रकार। आजीविका को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे 1 कृषि, 2 वाणिज्य, 3 प्रशासन, 4 नेतृत्व। सभी चारों रोजगार में 3 श्रेणियां होंगी, मृदु, मध्यम और उत्तम। 33% तक अंक प्राप्त करने वाले मृदु श्रेणी, 33% से 66% तक अंक प्राप्त करने वाले मध्यम श्रेणी और 66% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उत्तम श्रेणी के जाने जाएंगे। अब जैसे कृषि में लें तो मृदु श्रेणी के मनुष्य खेती करेंगे, मध्यम श्रेणी के मनुष्य उद्यान करेंगे और उत्तम श्रेणी के मनुष्य दुग्ध उत्पादन करेंगे। इसी प्रकार वाणिज्य में मृदु श्रेणी के मनुष्य सामान्य तकनीकी का कर्म करेंगे, मध्यम श्रेणी के मनुष्य मध्यम तकनीकी के कर्म करेंगे और उत्तम श्रेणी के मनुष्य उच्च तकनीकी का कार्य करेंगे। इसी प्रकार प्रशासन में भी मृदु श्रेणी के मनुष्य क्षेत्रों में जाकर कार्य करेंगे, मध्यम श्रेणी के मनुष्य लिपिक का कार्य करेंगे और उत्तम श्रेणी के मनुष्य प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार नेतृत्व में मृदु श्रेणी के मनुष्य विधायकत्व का कार्य करेंगे, मध्यम श्रेणी के मनुष्य मंत्रित्व का कार्य करेंगे और उत्तम श्रेणी के मनुष्य गुरुत्व का कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए ग्राम और जिला स्तर पर विधायक स्तर के लोग नेता चुने जाएंगे, राज्य और देश स्तर पर मंत्री स्तर के लोग नेता चुने जाएंगे और विश्व स्तर पर गुरु स्तर के लोग नेता चुने जाएंगे। रोजगार के अंतर्गत 4 प्रकार के ही कर्म है। 1. शारीरिक योग्यता प्रधान कर्म, लोक पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्नोत्पादन, फलोत्पादन एवं दुग्धोपालन इत्यादि कृषि कर्म। 2. मानसिक योग्यता प्रधान कर्म, लोक समृद्धि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक कर्म। 3. भावनात्मक योग्यता प्रधान कर्म, लोक सेवा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यपालन अर्थात प्रशासन, न्यायपालन अर्थात निर्णयन, लोकपालन अर्थात सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि सर्वकारिक कर्म। 4. चेतनात्मक योग्यता प्रधान कर्म, लोक नेतृत्व संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विधायन अर्थात नियमन, व्यवस्थापन एवं गुरुत्व इत्यादि नैतिक कर्म। वैज्ञानिक आधार से सरकार वस्तुओं या सेवाओं का सृजन करेगी।
जब तक वैज्ञानिक ये नहीं बताएंगे कि ये वस्तु या सेवा देना सुखप्रद होगा और प्रकृति में कोई दुष्प्रभाव भी नहीं करेगा, तब तक सरकार वो वस्तु या सेवा करने की अनुमति नहीं देगी जिससे कि पर्यावरण असंतुलित ना हो। कृषि आजीविका। कृषि आजीविका के अंतर्गत 3 प्रकार के कार्य आते हैं: अन्न उत्पादन, फलोत्पादन और दुग्धोत्पादन। कृषि आयोग इस सब का प्रबंधन करेगा। 1. वरीयता के अनुसार शारीरिक अवस्था में जिनकी मृदु श्रेणी आएगी वे मनुष्य अन्नोत्पादन का कार्य करेंगे, जैसे कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। ये फसलों से संबंधित कार्यों को करेंगे। 2. वरीयता के अनुसार शारीरिक अवस्था में जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होंगे वे उद्यान का कर्म करेंगे, अर्थात शाक, फल और फूल का उत्पादन संबंधित कार्यों को करेंगे। 3. वरीयता के अनुसार शारीरिक अवस्था में जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होंगे वे दुग्धोत्पादन से संबंधित कार्यों को करेंगे। दुग्ध उत्पादन में केवल उन पशुओं या वृक्षों आदि का उपयोग होगा जिन्हें वैज्ञानिक लाभकारी बताएंगे। उससे दुग्ध, दही, घी, लस्सी आदि का निर्माण करेंगे। वाणिज्यिक आजीविका। वाणिज्यिक आयोग इस आजीविका के अंतर्गत सारी व्यवस्था का प्रबंधन करेगा। वरीयता के अनुसार मानसिक अवस्था में जिनकी मृदु श्रेणी आएगी वे मनुष्य साधारण तकनीकी का कार्य करेंगे, अर्थात जिन कर्मों में तकनीकी का प्रयोग साधारण स्तर का होगा, जैसे बढ़ई, प्लम्बर, टेलर, बिजली फिटिंग और रिपेयरिंग, साधारण मशीन का चालक, मोची, नाई, धोबी, राजमिस्त्री, लोहार, सुनार, विज्ञापनकार, मरम्मत का कर्म आदि। उसी प्रकार से मध्यम स्तर का रोजगार होगा, जैसे विभिन्न प्रकार का इंजीनियरिंग का कर्म, क्वालिटी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग आदि। और उच्च स्तर के रोजगार जैसे तकनीकी के विशेष जानकार जैसे पद होंगे। प्रशासनिक आजीविका। प्रशासनिक आजीविका या सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत भी 3 प्रकार के कार्य आते हैं: श्रमिक, लिपिक और प्रबंधन। प्रशासनिक आयोग इस आजीविका के अंतर्गत उनकी योग्यता और उनकी रुचि आदि के आधार पर उन्हें उनका रोजगार प्रदान करेगा। 1. वरीयता के अनुसार भावनावस्था में जिनकी मृदु श्रेणी आएगी वे मनुष्य क्षेत्र श्रमिक के पद पर कार्य करेंगे, अर्थात सार्वजनिक कार्यों में श्रमिकों के पदों पर उनकी योग्यता और उनकी रुचि आदि के आधार पर उन्हें कोई एक पद देगी। यहाँ श्रमिक का अर्थ है कि उन्हें अपने क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों को करना होगा। 2. वरीयता के अनुसार भावनावस्था में जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होंगे वे लिपिक के पद पर कार्य करेंगे, अर्थात सार्वजनिक कार्यों में लिपिकों के पद पर उनकी योग्यता और उनकी रुचि आदि के आधार पर उन्हें कोई एक पद देगी। लिपिक का अर्थ है कि उन्हें सारी सूचनाओं को संग्रहित करके इस प्रकार से रखना होगा जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वो सारी सूचनाएं प्रबंधकों को उपलब्ध करा सकें। सारी सूचनाएं क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक उन्हें ला कर देंगे। एक प्रकार का डाटा मैनेजमेंट का कार्य उनका होगा। 3. वरीयता के अनुसार भावनावस्था में जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होंगे वे प्रबंधन का कार्य करेंगे। प्रबंधकों के पद पर उनकी योग्यता और उनकी रुचि आदि के आधार पर उन्हें कोई एक पद देगी। प्रबंधक का अर्थ है कि वो अपने प्रस्तावित क्षेत्र के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे कि वो कार्य हुए कि नहीं जो कि शासन के द्वारा उनको दिए गए हैं। यदि कोई समस्या हो रही है और अपने स्तर से समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो शासन से समाधान ले सकते हैं। नेतृत्व आजीविका संसदीय या नेतृत्व या शासनिक आजीविका के अंतर्गत भी 3 प्रकार के कार्य आते हैं: अधिभौतिक नेतृत्व, अधिदैविक नेतृत्व और आध्यात्मिक नेतृत्व। रोजगार आयोग इस आजीविका के अंतर्गत प्रति कर्मचारी को उनकी योग्यता और उनकी रुचि आदि के आधार पर उन्हें रोजगार प्रदान करेगी। 1. वरीयता के अनुसार चेतनावस्था में जिनकी मृदु श्रेणी आएगी वे मनुष्य अधिभौतिक नेतृत्व के पद पर कार्य करेंगे। संबंधित संस्थानों के निर्देशक पदों पर होंगे: जज, प्राचार्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक आदि, अर्थात विधायक पद पर, जो कि ग्राम या जिला स्तर के नेतृत्व पद के लिए या आदि भौतिक विज्ञान में खोज करने के लिए चुने जा सकते हैं। 2. वरीयता के अनुसार चेतनावस्था में जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होंगे वे अधिदैविक नेतृत्व के पद पर कार्य करेंगे। ये राज्य या देश स्तर के नेतृत्व पद के लिए संबंधित संस्थानों के निर्देशक पदों पर होंगे: जज, प्राचार्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक आदि।
या आधिदैविक विज्ञान में खोज करने के लिए चुने जा सकते हैं। 3. वरीयता के अनुसार चेतनावस्था में जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होंगे वे आध्यात्मिक नेतृत्व के पद पर कार्य करेंगे, संबंधित संस्थानों के निर्देशक पदों पर होंगे, जज, प्राचार्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक आदि। ये विश्व स्तर के नेतृत्व पद के लिए या आध्यात्मिक विज्ञान में खोज करने के लिए चुने जा सकते हैं। प्रारंभ में मैं 4 परीक्षा पत्र बना दूंगा जिससे कि इन चारों प्रकार के लोगों की पहचान हो सकेगी। बाद में तो शिक्षा के उपरांत विद्यालय से ही सभी की पहचान हो जाया करेगी, लेकिन उसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि उनका उत्थान हो गया है तो वे बाद में भी परीक्षा पास करके संबंधित आजीविका पा सकेंगे। मान या वेतन समान क्यों? कई लोग कहते हैं कि विभिन्न रोजगार का वेतन अलग अलग होना चाहिए क्योंकि सभी में अलग प्रकार का श्रम होता है। मोटे तौर से ये बात सही प्रतीत होती है, परंतु जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कराती, वरन उसमें अवरोधक बनती है। आओ समझे कि कैसे अवरोधक बनती है ये नीति। यदि हम वेतन और मान को समान नहीं रखते हैं तो इसमें समस्या ये होगी कि जो भी वस्तुएं या सेवाएं अधिक वेतन भोगी लोगों के द्वारा निर्मित की जाएंगी वो स्वभावतः अधिक मूल्य वाली होंगी और अधिक मूल्य की होने के कारण कम आय वाले लोग इनको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यानी कि समाज का एक बड़ा वर्ग अधिक मूल्य वाली वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग नहीं कर सकेगा। ये वर्ग इनके सुख से वंचित रहेगा। तो फिर कम वेतन वाले लोग कोई ना कोई तरीका खोजेंगे महंगे भोगों को प्राप्त करने का, क्योंकि वो भी उनका सुख प्राप्त करना चाहेंगे। अब समाज में तो 2 ही प्रकार होते हैं सभी सुख प्राप्त करने के, एक तो संविधान के अनुसार और दूसरा संविधान के विपरीत। और संविधान तो हमने बना दिया कि कम आय वाले अधिक मूल्य के सामान का उपभोग कर नहीं पाएंगे अपनी आय के द्वारा। तो दूसरा उपाय ही बचता है और वो है विभिन्न प्रकार के अपराधों का मार्ग। इस प्रकार भ्रष्टाचार और सभी प्रकार के अपराधों के लिए कारण पैदा हो जाएंगे, जिसे बल का प्रयोग करके कुछ कम तो किया जा सकता है पर समाप्त नहीं किया जा सकेगा। और इस बल प्रयोग के भी अपने प्रभाव होंगे जो कि समाज में अशांति को, अस्थिरता, आतंकवाद आदि को ही पैदा करेंगे। इससे सभी समय सभी लोग कलह और अशांति में ही जी रहे होंगे और ऐसे वातावरण में हम प्राप्त वस्तुओं का भी उपभोग सही से कर नहीं पाते। प्रशासन भी अपना समय, श्रम और धन इसी सब अशांति, कलह आदि को ही व्यवस्थित करने में लगा रहता है। इससे हम समझ सकते हैं कि समाज में आर्थिक समानता कितनी आवश्यक है। आर्थिक समानता न होने के कारण बाकी दूसरी समानताएं भी वास्तविक धरातल पर समान नहीं हो पाएंगी। पर सभी मनुष्य तो सारे भोग चाहते हैं, वो फिर चोरी, डकैती, चालबाजियां, अपहरण, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, वैमनस्य, हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, प्रतिद्वंदिता और भी सारी समस्याएं जो कि अभी आप अनुभव कर रहे हैं वो सब होने लगेंगी। इससे हम समझ सकते हैं कि वेतनमान का समान होना कितना अनिवार्य है। वेतन समान किए बिना दुनिया की कोई व्यवस्था न्याय नहीं कर पाएगी और बिना न्याय के सारी भौतिक और आध्यात्मिक समस्याएं पैदा होने लगेंगी, जैसे कि अभी तक आप देख रहे हैं। और जब सबका वेतन समान ही करना है तो फिर वेतन रखने की आवश्यकता ही नहीं, बस सारे श्रम का मान बराबर होगा, अर्थात जिसको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। इससे सभी का जीवन समान रूप से समृद्धि को प्राप्त रहेगा। भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का कारण कौन? आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि आर्थिक असमानता ही आध्यात्मिक समस्याओं का भी कारण है। अभी लोग ऐसा समझते हैं कि भौतिक समस्याएं और आध्यात्मिक समस्याएं अलग अलग हैं और अलग अलग कारणों से पैदा होती हैं, पर ऐसा नहीं है। मूल कारण एक ही है और वो है समाज के धरातल पर आर्थिक असमानता। आध्यात्मिक समस्या ये ही तो है ना कि हमारे अंदर अशांति हो जाती है, हम अपने आप को बंधन में अनुभव करने लगते हैं, स्वतंत्रता अनुभव नहीं होती जीवन में, हीनता का अनुभव करते हैं, अनावश्यक विचार श्रृंखला चलने लगती है और यदि निरंतर चलती है तो शीघ्र ही अनियंत्रित भी होने लगती है। हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, बात बात पर क्रोध करने लगते हैं, कोई भी कर्म ठीक से संपादित नहीं कर पाते, फिर बड़बड़ाने लगते हैं, हमारा नियंत्रण अपने ऊपर से खोने लगता है, भविष्य की चिंता से ग्रस्त रहने लगते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे भविष्य या भूतकाल में ही जी रहे हैं, वर्तमान में जी ही नहीं पाते, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, सभी से खराब व्यवहार करने लगते हैं, जीवन अस्त व्यस्त सा होने लगता है
और कई लोग तो पागल ही हो जाते हैं। वो या तो आत्महत्या कर लेते हैं या पागल खाने में डाल दिए जाते हैं। हम स्वयं दुखी रहते हैं और सभी हमसे दुखी होते रहते हैं, और यही अवस्था निरंतर बनी रहती है जीवन में। कभी कभार कोई सुख के क्षण आते हैं जीवन में। यही तो है हमारी आध्यात्मिक समस्या, या कि कुछ और है? लेकिन थोड़ा सा विचार करें तो पता चलेगा कि अंदर अशांति तभी होती है जबकि बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा होता है। और बाहर अशांति का कारण आप सभी जानते ही हो कि बाहर जब तक भय का वातावरण रहेगा तब तक हमारे अंदर भय और अशांति रहेगी ही। और बाहर भय का वातावरण असमान व्यवस्था के कारण ही पैदा होता है। ये हम ऊपर चर्चा में समझ चुके हैं। जब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम सब येन केन प्रकारेण एक दूसरे से छीनकर झपटकर उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कभी कोई कामयाब हो जाता है और अधिकांश तो असफल होते हैं। जो सफल हो भी जाता है तो उसे भी भय रहता है कि छीन तो लाया, पर कहीं कोई मुझसे ना छीनने आ जाए। क्योंकि जो छीनने में सफल नहीं हुए वो फिर से प्रयास करते हैं, जिससे कि निरंतर समाज में भय का वातावरण बना रहता है, जिससे हमारे अंदर भय बना रहता है और भय के कारण अशांति बनी रहती है। और ये ही जीवन का स्वभाव है, ऐसा हमें लगने लगता है। बाहर विभिन्न धर्मों के साधु सन्यासियों से हम सुनते भी रहते हैं कि ये संसार तो दुखों का घर ही है, ये तो सराय है, ये तो अपना घर नहीं है। अपना घर तो दूर कहीं बादलों के पार, कहीं 7 समुंदर पार स्वर्ग में है कि बैकुंठ में है आदि। फिर हम सब अपने बच्चों को भी इस प्रकार ही संस्कारित करने का प्रयास पूरे जीवन भर करते रहते हैं और उनके बचपन के सुखों का भी नाश कर बैठते हैं। अपने सारे धर्म भी इस प्रकार के दूषित अनुभवों के आधार से बना लेते हैं, वैसी ही दूषित शिक्षा बना लेते हैं। फिर ये बच्चे बड़े होकर ऐसी शिक्षा और ऐसे धर्मों को पाकर नासूर बन जाते हैं जिन्हें हम आतंकवादी कहने लगते हैं, और अपने श्रम का एक बड़ा हिस्सा इनसे लड़ने में अथवा इनसे अपनी सुरक्षा करने में खर्च करने लगते हैं। इस प्रकार से ही कई कुचक हमारे जीवन में चलते रहते हैं, जिनके कारण हम अपने अंदर भय और अशांति का निरंतर अनुभव करते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम सदैव दुखी बने रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम सब तरफ से बंधन में हैं। इसीलिए हम इस संसार से मुक्ति या मोक्ष की ऐसी कल्पना करने लगते हैं जिसका कि वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब बाहर समस्याएं रहेंगी तो आदमी के अंदर कैसे सुख शांति रहेगी? कैसे वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा? कैसे उन पर क्रोध नहीं करेगा? कैसे दूसरों के साथ हिंसा नहीं करेगा? कैसे एक दूसरे के लिए भय पैदा नहीं करेगा? कैसे एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा? कैसे भविष्य की चिंताएं नहीं करेगा? कैसे एक दूसरे के लिए कांटे नहीं बोएगा? कैसे हत्याएं नहीं करेगा? कैसे बलात्कार नहीं करेगा? कैसे असत्य नहीं बोलेगा? कैसे अच्छा व्यवहार करेगा? और कुल मिलाकर कैसे सुख और शांति से जिएगा और जीने देगा जो कि वो जीना चाहता है। तो केवल किसी संविधान में न्याय शब्द लिख देने से न्याय नहीं हो जाता। न्याय के लिए वो सारे प्रावधान भी जरूरी होते हैं जिनसे कि ये न्याय धरातल पर उतर सके, जिससे कि न्याय वास्तविकता बन सके। चांद पर सभी जाना चाहते हैं, पर क्या बिना किसी उपाय के कोई चांद पर पहुंच सकता है? हम सभी जानते हैं कि यह संभव नहीं है। तो संविधान में न्याय की केवल प्रस्तावना भर लिख देने से न्याय नहीं हो जाता। उसके लिए सारे प्रावधान करने होंगे जो कि न्याय को धरातल पर अभिव्यक्त कर सके। न्याय के लिए जिन नीतियों की आवश्यकता होती है, यदि वो होंगी तो ही ये न्याय संभव हो सकेगा। न्याय कहो चाहे समानता कहो, एक ही बात है। तो आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय ही मूल है, बाकी और समानताओं के लिए भी। यदि हम समाज में आर्थिक समानता नहीं लाते हैं तो फिर दूसरा कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता जिससे कि बाकी सारी समानताएं आ सकेंगी। इसलिए आर्थिक समानता के बिना कोई उपाय नहीं है सबको उनकी इच्छा के भोग देने का। यदि किसी के पास कोई और अच्छे उपाय हैं तो वो कृपया हम लोगों को सूचित करें। हम सब लोग जो कि इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो सब आपके साथ होंगे। और यदि यही उपाय है तो फिर विलंब ना करें, शीघ्रता से हमारे साथ जुड़ें और इस व्यवस्था को इस संसार में लाने में अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करें। हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। संपूर्ण समाधान व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए पुस्तक या बुक PDF को जरूर पढ़ें, जिससे आपको इस व्यवस्था के बारे में पूर्ण ज्ञान हो सके और किसी निर्णय पर पहुंच सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।